जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 1 to 5 का सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। जी हां, यह 29 जनवरी 2023 में जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उसी का यह प्रश्न पत्र है। जी हां दोस्तों, अगर आप सीटेट की बेहतर तैयारी अगर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपको जो सीटेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लेवल पता चल सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी का ये 30 प्रश्न का सेट है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, तो ये पहला प्रश्न है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। जी हाँ, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक। जी हाँ दोस्तों, संवेगात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर का। जी हाँ, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। जी हाँ, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। जी हाँ, व्यक्ति का जो विकास होता है उसका दर अलग अलग होता है, इसलिए कहा गया है कि व्यक्तियों की विकास की दर में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न कि आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों ही जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, ये सभी प्रश्न 29 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जी हाँ, सीटेट एग्ज़ाम जो 29 जनवरी 2023 को जो हुआ था उसी एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न को पूछा गया था। तो 4 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है। जी हाँ, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसके अनुसार से विकास का पहला चरण क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेदी गामक। जी हाँ, पहला चरण जो है वह है संवेदी गामक। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, सही कथन है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। ये सही ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे प्रश्न पूछता है, तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका है जो गहन अध्ययन कर लेना है। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत। जी हाँ, वह पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर पर है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसको भी पढ़ लेना है। तो कहता है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रियाएं। जी हाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देखिए 8 नंबर का प्रश्न,
और इसमें भी लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का वर्णन है। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह जो है सही आंसर उनका कथन नहीं है। कहता है कि चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है। जी हाँ, यह बाधक नहीं है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन ए। बाकी देखिए, संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। निजी वाक बच्चों की आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है और अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो ये सब कथन सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर का। जी हाँ, 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे। जी हाँ, स्कूल की जो प्रथा है उसको व्यवहारवादी विचारधारा से बदल करके संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव को चुनेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। जी हाँ, पहले जो था वो कंठस्थ स्मरण कराया जाता था, लेकिन उसके जगह पे खोजी अधिगम को अपनाएंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक। जी हाँ, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट है 11 नंबर का। देखिए, जीन पियाजे का प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहता है प्रकार्य संतुलनीकरण और आत्म केंद्रीयता और संक्रियाएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, संक्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर का। जी हाँ, 12 नंबर का प्रश्न है कि लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यह कथन क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। जी हाँ, जेंडर रूढ़िवादिता से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में भी जानना है कि लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यानी कि जब जेंडर के बारे में अलग अलग बातें बताई जाती है तो उसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का, अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम और वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि ईरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। इस तरह ईरम खाली स्थान है मूल्यांकन का अभ्यास करती है। तो कौन सा मूल्यांकन का अभ्यास करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन का वो अभ्यास करती है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां, जी हाँ, जहां विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 16 नंबर का प्रश्न है कि एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी देखिए, 1 और 4। जी हाँ, 1 यानी कि विविधता के प्रति सम्मान
और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। तभी जो है हम समावेशी वातावरण में सामाजिक आर्थिक परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों को हम सफल रूप से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का। जी 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि गति समन्वयकल्य, जी हाँ, गति समन्वयकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक सामंजस्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि एक समावेशित कक्षा में दृष्टि बाधित से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थान में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि स्वलीनता, जी हाँ, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? जी हाँ, प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोच में सटीकता की ओर झुकाव। जी हाँ, जो विद्यार्थी प्रतिभावान होते हैं उसके सोच में सटीकता की ओर झुकाव होता है, यानी कि उसका सोच जो होता है वह सटीक होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर का। जो 21 में दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक संतृत्य को पढ़ते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए? तो दोस्तों उसे क्रम का जो चुनाव करना चाहिए वह है कि ऑप्शन सी, यानी कि पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता, यानी संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए? जी हाँ, विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। जी हाँ, प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देना चाहिए। बाकी विषय वस्तु की प्रासंगिकता, सहपाठी सहभागिता और जानकारी का संदर्भीकरण, ये तीनों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होते हैं? जी हाँ, निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होते हैं? यहाँ नए ज्ञान के अर्जन होना चाहिए। जी हाँ, नए ज्ञान के अर्जन में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचनावादी। नेक्स्ट है 24 नंबर का, निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? जी हाँ, कौन सा युक्ति जो है ये अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संप्रत्यय प्रतिचित्रण। जी हाँ, संप्रत्यय प्रतिचित्रण। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जी हाँ, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल को सुसाधित करने के लिए, जो समस्या समाधान कौशल है उसको सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है 26 नंबर का। जी हाँ, 26 नंबर का प्रश्न कहता है कि जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उनकी वैकल्पिक धारणा क्या है? तो दोस्तों उसकी वैकल्पिक धारणा जो है उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है। नेक्स्ट है 27 नंबर का। 27 में दिया गया है कि अभिकथन है और कारण है। जी हाँ, अभिकथन और कारण भी
जरूर पूछा जाता है इस सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ दिया गया कि अध्यापन अभिकथन दिया गया है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। कारण है कि भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदर्शन अभिगमन। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कहता है कि अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जी हाँ, अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। नेक्स्ट है 30 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। यह गलत कथन है और यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी ये सही नहीं है। तो दोस्तों ये था 30 प्रश्न CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।